जब भी मैं कट करना शुरू करता हूँ तो फिर मुझे एक चीज़ बार बार याद आती है कि दिमाग के पास कितनी डेंजरस पावर है हमारे साथ खेलने की। इवन दो हम अपने दिमाग ही हैं और हम लोग एग्जैक्टली अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते अपने दिमाग के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग एक सेपरेट एंटिटी है जो जो टॉर्चर हो रही है यूनिवर्स के पास से या तो फिर अपने ही दिमाग के पास से। आज जब मैं सुबह उठा था तो फिर वॉशरूम करने के लिए मैं बस है ना पैर नीचे रखा ज़मीन पर, नॉर्मली जिस तरह से इंसान रखते हैं वैसे। लेकिन फिर पता चला कि जैसे ही पैर रखा नीचे तो पूरा पैर दर्द कर रहा था और इतनी एनर्जी थी नहीं कि मैं खड़ा हो सकूं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके खड़ा हुआ और काम किया। लेकिन फिर मैं वापस से सो गया था क्योंकि रात को लेट हो गया था सोने में। एंड फिर वापस से मैं जगा और वापस से वही सीन था। मैंने पैर नीचे रखा और पूरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, भारी लग रही थी और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस खाना खाना था ताकि वापस से एनर्जी आ जाए। लेकिन पता था कि खाना खाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करना है, जो है 90 मिनट्स का कार्डियो। पहले मैं 60 मिनट्स का करता था, लेकिन अब सर ने 90 मिनट्स कर दी है, इसलिए ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है। इसलिए फास्टेड 90 मिनट्स का कार्डियो ख़त्म करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। मैं दिमाग से कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी थी नहीं कि मैं 90 मिनट्स का कार्डियो कर सकूं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा पोस्टपोन करूं। वापस से ऐसे गेम्स खेलने लग गया था कि अगर मैं अभी नहीं भी फास्टेड कार्डियो करूंगा और पूरे दिन में अगर कर लूँगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। एलन एरागॉन जैसे अच्छे अच्छे डाइट के एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि चाहे तुम फास्टेड कार्डियो करो या एक मील लेने के बाद कार्डियो करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो फिर मुझे फास्टेड कार्डियो करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज़ बोलती है कि नहीं, फास्टेड कार्डियो करने की वजह से याद रखना तुम्हें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन फिर ये जो बार बार पहली वॉइस है एलन एरागॉन वाली, वो बार बार रैशनलाइज करने की कोशिश करती है। इसलिए इस तरह की गेम्स चल रही थी दिमाग के अंदर। इसलिए फिर मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि सर को जाकर एक बार मैं बता दूं कि सर अगर मैं अब पूरे दिन में बाद में अगर कार्डियो करूंगा तो फिर चलेगा ना। फिर सर ने बोला कि नहीं नहीं चलेगा, अभी ही करना होगा। इसलिए फिर मैंने कार्डियो करना शुरू किया। लेकिन तब मुझे एक और ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात पता चली। फास्टेड कार्डियो करने से पहले एक जो मेरा रूटीन है, एक तरह का रिचुअल है जो मुझे फॉलो करना होता है, उस रिचुअल को जैसे ही मैंने ख़त्म किया वैसे मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई थी, जिसकी वजह से मैं 90 मिनट्स का कार्डियो ख़त्म कर सकता था। वो रिचुअल तुम्हें लिखना होगा कहीं पर, क्योंकि इस रिचुअल को ऐसे ही सस्ते में लेना मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है और इसकी वजह से तुम्हारी फैट लॉस की जर्नी अच्छी खासी ईजी हो सकती है। एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है इस रिचुअल के अंदर। सबसे पहले तो उठकर तुम्हें फास्टेड कार्डियो तो करना ही होगा, लेकिन फास्टेड कार्डियो करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है। तुम सुबह उठे, तुम्हें सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, अपना काम कर लेना है, ब्रश कर लेना है और फिर 1 लीटर पानी पीना है। 1 लीटर पानी पिया तुमने, उसके बाद तुम्हें 2 वाटर बॉटल भरनी है पानी से। एक के अंदर तुम ई डालोगे और इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरी बॉटल के अंदर नींबू पानी बनाओगे। नींबू, फिर स्टीविया डालना हो तो फिर वो डाल सकते हो, और उसके साथ थोड़ी सी सॉल्ट डालना। नींबू पानी तुम्हें पहले ही पी जाना है 1 लीटर पानी पीने के बाद, और फिर जो ई और इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉटल होगी वो तुम्हें कार्डियो करते समय, फास्टेड कार्डियो करते हुए तुम्हें सिप बाय सिप पीते रहनी है। आधे घंटे बाद तुम थोड़ी पी सकते हो, फिर 15 मिनट बाद तुम वापस से वो बॉटल में से कुछ पी सकते हो। और कार्डियो करने से पहले तुम्हें 2 ग्राम ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। और ट्रस्ट मी, अगर तुम कैफ़ीन पियोगे फास्टेड कार्डियो करने से पहले तो फिर तुम्हें ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। और कैफ़ीन के अंदर असल में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से तुम्हारी भूख सप्रेस हो जाती है। इसलिए कैफ़ीन तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है अपनी फैट लॉस जर्नी में। और मुझे तो कैफ़ीन बहुत पसंद आ रहा है।
और अगर तुम्हारे पास बजट थोड़ा ज़्यादा है तो फिर तुम मॉन्स्टर भी पी सकते हो, ये वाइट वाला फ्लेवर, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। मैंने भी आज इसे पिया था, इसलिए फास्टेड कार्डियो करना ज़्यादा आसान हो गया था। इसलिए ये जो रिचुअल है इसे तुम अपने रूटीन के अंदर ऐड कर देना जब भी तुम फैट लॉस करना शुरू करो तब। एंड ट्रस्ट में फास्टेड कार्डियो भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए उसे भी स्किप मत करना। और तुम फास्टेड कार्डियो करने से पहले योहिम्बाइन भी पी सकते हो। 2.5 mg से शुरू करना और धीरे धीरे करके तुम 10 mg तक योहिम्बाइन पी सकते हो। और हाँ, योहिम्बाइन भी तुम्हारी अच्छी खासी मदद करेगा और वो भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। वॉल्यूम के बारे में YouTube और Instagram के ऊपर अच्छी खासी चर्चा विचार होती रहती हैं कि एक्जेल कितना वॉल्यूम हमें करना चाहिए, कितने रैप्स करने चाहिए, कितने सेट्स करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल कार्टर ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 से ज़्यादा रेपिटेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी फ़िज़िक अच्छी है और वो साइंस को भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग डोग मिलर जैसे नेचुरल बहुत अच्छा एथलीट का एग्जांपल लें तो फिर वो ये चीज़ प्रमोट करता है कि ज़्यादा वॉल्यूम करना चाहिए, ज़्यादा सेट्स, ज़्यादा रेपिटेशंस। वो ऐसा बोलेंगे नहीं कि तुम्हें यही करना है तो ही तुम्हारी बॉडी बनेगी, लेकिन उन्होंने तो वो किया है और उनकी बॉडी बनी है अच्छी खासी। तो फिर अब एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए? अब देखो, वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करने से पहले तुम्हें उसके बीच में जो न्यूआंसेस होते हैं उसके बारे में हमें बातचीत करनी होगी कि वो जो थिन लेयर है उसके बारे में क्या हमें पता है या नहीं पता। क्योंकि अगर एक इंसान 15 रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहा है और दूसरा इंसान 8 रिपीटेशंस परफॉर्म कर रहा है तो फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों के ही जो रिपीटेशंस की क्वालिटी है वो सेम रहेगी। इसलिए किस तरह से तुम सर्टेन वॉल्यूम परफॉर्म करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है सिर्फ नंबर्स को डिस्कस करने के कंपैरिजन में। हम लोग और बातें करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो मैं बात कर रहा हूँ न्यूआंस की, वॉल्यूम के अंदर जो उसकी क्वालिटी है उसको किस तरह से चेक की जाती है, उसके बारे में हमें थोड़ी डिस्कशन करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम हमें कितना परफॉर्म करना चाहिए, उस बात को डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जैक्टली एक रेपिटेशन किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। क्योंकि उसके अंदर अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फिर जिस मसल को तुम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो वो मसल हिट होगा ही नहीं। सो अगर तुमने 10 रेपिटेशंस किए भी होंगे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अगर तुमने फेलियर तक भी ट्रेन किया होगा तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस मसल के साथ साथ तुमने और भी कई सारे मसल्स को हिट किया है और जितनी एफिशिएंसी तुम एक रिपीटेशन में से निकाल सकते थे उतनी एफिशिएंसी तुमने निकाली नहीं है। सो फॉर एग्जांपल रोइंग मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैंने बस बार उठाया और इस तरह से कर रहा हूँ। अब ऐसी टेक्निक परफॉर्म करके मैं 10 या 15 या तो फिर 20 रैप्स करके फेलियर तक, ऐसा बोल सकते हो कि मैं फेलियर तक गया था, लेकिन वो चीज़ सही में मैटर नहीं करती। उसके कंपैरिजन में अगर मैंने इस तरह से एक अच्छी रैप रेंज मेंटेन की होती तो फिर मेरा वॉल्यूम कहीं ज़्यादा अच्छा होता दूसरे इंसान के कंपैरिजन में जो मोमेंटम को यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग प्रोफाइल की बात करें तो फिर तुम कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो वो भी मैटर करता है, सिर्फ ये नहीं कि तुमने कितने रिपीटेशंस परफॉर्म किए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंक्लाइन बेंच रिवर्स फ्लाइज परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर उसके अंदर एक अच्छी खासी जगह होती है नीचे की तरफ जहाँ पर लिटरली मेरा रेडल्ट कुछ खास फंक्शन नहीं कर रहा।
एंड उसके कंपैरिजन में अगर मैं रिवर्स पैक फ्लाइज की बात करूँ तो फिर उसके अंदर मेरा रेड अल्ट कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड होता है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में भी एंड लेंथन्ड पोजीशन में भी। इसका मतलब ये क्लियर है कि पैक फ्लाइज ज़्यादा सुपीरियर एक्सरसाइज है एंड उसका वॉल्यूम अगर मैं ज़्यादा परफॉर्म करूँगा तो फिर मुझे रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू इंक्लाइन बेंच रेयर फ्लाइज। इसलिए यहाँ पर भी वॉल्यूम चाहे मैं दोनों का सेम क्यों ना परफॉर्म करूँ, लेकिन बिकॉज मैंने एक्सरसाइज उस तरह से सिलेक्ट की है इसलिए मेरे जो रिटर्न्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर मैं अपने रूटीन के अंदर रिवर्स पैक फ्लाइज नहीं रखूँगा और सिर्फ रिवर्स इंक्लाइन बेंच रेयर फ्लाइज रखूँगा तो फिर चांसेस है कि मेरे रेडल्स उतने अच्छे ग्रो नहीं होंगे जितने अच्छे मैं ग्रो कर सकता हूँ रिवर्स पैक फ्लाइज के साथ। इसलिए किस तरह की एक्सरसाइज तुम सिलेक्ट करते हो, किस तरह का प्रोफाइल है उस एक्सरसाइज का, वो भी मायने रखता है। सिर्फ ये नहीं कि तुम कितने सेट्स और कितने रिपीटेशंस परफॉर्म करते हो। वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि हम लोगों की नॉलेज ज़्यादा एक्सपांड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हम लोग इग्नोर कर दें। यहाँ पर फंडामेंटल चीज़, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि तुमने किस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म की है, तुमने किस तरह की एक्सरसाइज सेलेक्ट की है। इसलिए ब्लैक एंड वाइट मत करना, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर ध्यान मत देना। उसके साथ साथ जो थोड़ी ज़्यादा न्यूआंस चीज़ होती है, थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन चीज़ होती है कि तुम कौन सा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, वैसी सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना और सिर्फ वॉल्यूम की कंट्रोवर्सीज़ में फंस के रह मत जाना। एब्स के लिए अगर तुम मुझे पूछोगे कि एब्स वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है फैट लॉस जर्नी के दौरान, या तो फिर अगर तुम एब्स चाहे तो फिर एब्स का वर्कआउट एग्जैक्टली कितना मायने रखता है, 10 में से अगर मैं ऐसे नंबर दूँ तो फिर प्रॉबेबली वो नंबर 3 होगा। सो इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम, 50% इम्पोर्टेंस भी होल्ड नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हें एब्स चाहिए तो फिर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लो होना चाहिए, वरना अगर तुम फालतू में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दोगे अपने एब्स के रूटीन को तो फिर चांसेस है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एंड उसकी जगह पर अगर तुम ओवरऑल पूरी बॉडी में मसल्स बिल्ड करने की कोशिश करोगे, उसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो फिर उसकी वजह से तुम्हारी जो नीड होगी जब तुम एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते और बस इन जनरल अपनी रेगुलर ज़िंदगी जीते हो, तो फिर उन सारे मूवमेंट्स में तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा मसल्स हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे नहीं सकता। मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि मसल्स बिल्ड करना ओवरऑल बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है फैट लॉस के दौरान, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो नॉर्मल लोग जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे पापा या मेरी मम्मी आ जाए जिम में वर्कआउट करें, अगर उन्हें फैट लॉस करना हो तो फिर चांसेस है कि वो चल लेंगे, घंटों तक चलेंगे, लेकिन डंबल्स उठाकर अच्छे से मसल्स बिल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है चांसेस है कि उसके रिटर्न्स भी भयंकर मिलेंगे। इसलिए मसल बिल्डिंग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करने देना। एंड एब्स के वर्कआउट रूटीन की अगर हम बात करें तो फिर सिर्फ 2 एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छी है। एक तो हैंगिंग लेग रेजेस है और दूसरी केबल क्रंचेस। अगर पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज करोगे अपने एब्स के लिए तो भी तुम्हारे एब्स बिस्किट जैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत मोटे बन जाएंगे। इसलिए इन 2 एक्सरसाइजेस को सीरियसली लो। बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे हफ्ते में मुझे कितनी बार ट्रेन करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी ताकि मेरे 8 एब्स आ सकें। तुम्हें बस 2 एक्सरसाइज करनी है हफ्ते में 2 बार, बस। आज बॉडी वेट 70.4 kg के आसपास था,
जो लोअर एंड पर है, एंड वो अच्छी बात है। बहुत टाइम से 71 kg था, अब 70s की लाइन में हम लोग जा रहे हैं। 69 68 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक वेट जाता है। ऐसा कोई गोल नहीं है फ़िलहाल, गोल तो बस एक ही है, जितना हो सके उतना श्रेड होना है। फ्लैट दिख रही है फिजिक बहुत। आर्म्स अच्छे दिख रहे हैं। सभी जगह पर वेन्स दिख रही है। जब तुम्हारे एब्स के ऊपर इतनी वेन्स दिखने लगे तो फिर समझ जाना कि बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट्स में जा रहा है अब। आज फिजिक हद से ज़्यादा फ्लैट दिख रही है। फ्लैट दिख रही है फिजिक, लेकिन उसके भी अलग फ़ायदा है। अभी जितनी फ्लैट होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी स्टेज के ऊपर। फ्लैट इसलिए दिख रही है क्योंकि कैलोरीज कम है, बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है, एंड बॉडी अपनी तरफ से फाइट कर रही है ज़िंदा रहने की, जो फ़िलहाल अच्छी बात है। पिछली बार जब मैंने compete किया था तब मेरा स्टेज वेट अराउंड 69 या 68 kg का अराउंड था। इस बार भी ऐसा चांसेस है कि मेरा स्टेज वेट 69 और 70 kg के आसपास ही होगा। एंड अगर उतना वेट होगा फिर भी उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, क्योंकि तुम 3 साल बाद अगर वापस से compete करते हो, स्टेज वेट अगर उतना ही है तो फिर चांसेस ऐसे है कि तुम्हारी कंडीशनिंग ज़्यादा सुधर गई है, एंड उस रीज़न की वजह से तुम्हारा स्टेज वेट सेम है। इसलिए मेरा गोल भी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही है। स्टेज वेट अगर सेम भी आए, क्या क्या कर रहा है यार तू, स्टेज वेट अगर सेम भी आए, क्या खुजला रहा हूँ, स्टेज वेट अगर सेम भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस ऐसा है कि मैंने मसल्स बिल्ड किए हैं एंड मेरी कंडीशनिंग ज़्यादा सुधर गई है। इसलिए देखते हैं कि स्टेज वेट कितना आता है, स्टेज के ऊपर बॉडी किस तरह की दिखती है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि मैं कितना फुलर दिख रहा हूँ स्टेज के ऊपर। वो चीज़ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी अजीब सी पोजीशन में खड़ा है ये, इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं।